हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल हमने बारीकी से देखे थे और कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो है उसको वैदिक काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो नवीन सभ्यता आई थी उसी को हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं और उसी के अन्य नाम है आर्य सभ्यता और वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ठीक है, इस तरीके से वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी। वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि वैदिक सभ्यता का समय क्या था, तो वैदिक काल का जो समय था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच इसका समय था। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। ठीक है, वेदों से। चलिए अब आगे देखते हैं। जो वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो जो ऋग वैदिक काल है उसको 1500 से 1000 के बीच में उसका समय माना गया है और जो उत्तर वैदिक काल है उसको 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच उसका समय माना गया है। ठीक है, तो जो ऋग वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच इसका समय माना गया है। उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था? तो इस काल में ऋग वेद की रचना मिलती है। ठीक है, तो इस काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग वेद से मिलती है। इस काल की जानकारी ऋग वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अन्य वेदों से मिलती है, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, इस तरीके से। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। जो वैदिक काल था उस टाइम पे उस क्या हुआ था? आर्य भारत में आए थे। ठीक है, आर्य शब्द जो है संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो आर्य क्या है? संस्कृत का शब्द है जिसको संस्कृत में बोलते हैं श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ जो होते हैं वो आर्य होते हैं। आर्यों का जो मूल निवास था वो कहाँ का था? तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों ने अपने तर्क दिए हैं, तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो 3 तर्क है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो आर्य थे, मैक्स मूलर जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा है कि जो आर्य थे मध्य एशिया से आए हैं, ये सर्वमान्य है। ठीक है, ये क्या है? सर्वमान्य है। इसलिए आर्यों ने कहा है कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए। ये किसने बोला था? मैक्स मूलर ने। ठीक है, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए। ठीक है, तो तिब्बत से आए हैं, ये कथन किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, इस तरीके से ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद में नीचे देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो जो आर्य थे सबसे पहले कहाँ आए थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर ये बसे थे। ठीक है, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। तो पूछ लिया जाता है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये ग्रामीण सभ्यता है, जबकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था जो सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, वो कैसी सभ्यता थी? वो एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि उसमें विकसित जो था उसका पूरा विकास कैसा हुआ था? शहरी रूप में हुआ था। ठीक है, वहाँ नालियाँ मिली थी, अच्छे पक्के घर मिले थे, इस तरीके से। लेकिन जो वैदिक काल में है किस तरह की सभ्यता मिली है? तो वैदिक काल की जो सभ्यता है वो है ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, शहरी सभ्यता की जगह ग्रामीण सभ्यता इसको बोला गया है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। तो जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी थी। वो 5 भाग कौन कौन से थे? पहला था कुल, दूसरा था ग्राम, फिर तीसरा था विश, चौथा था जन और 5वां राष्ट्र। ठीक है, तो कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र ये इनकी प्रशासनिक इकाई थी। कुल कितने वेद हैं? तो कुल 4 वेद है। ठीक है, कुल कितने वेद हैं? 4 वेद है। ऋग्वेदिक काल
इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद है। इसके बाद में ऋग्वेदिक में मिलते हैं। तो ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो इसमें 10 मंडल है। क्या है? 10 मंडल है, 10-28 सूक्त। क्या है? 10-28 सूक्त हैं, 10-462 ऋचाएँ। क्या है? 10-462 ऋचाएँ यानी रचनाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। जो ऋग्वेद है उसके तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है। जो ऋग्वेद है उसमें स्रोत और प्रार्थनाओं का क्या है? संचय है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसमें जो प्रमुख देवता माने गए वो इंद्रदेव थे, अग्निदेव थे और सोमदेव थे। इन तीनों देवों को प्राथमिकता दी गई है यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। ठीक है, या फिर गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया गया है? तीसरे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता माने जाते हैं इंद्रदेव, इस तरीके से। ठीक है, और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 10-28 सूक्त हैं, 10-462 ऋचाएँ। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम वेद यही है, इस तरीके से। दूसरा है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। तो जो यजुर्वेद है उसमें जो यज्ञ कैसे किए जाते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, उनके क्या विधि विधान होती है, सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है सामवेद। ठीक है, तो जो साम है उसका अर्थ क्या होता है? तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद। ठीक है, इसमें संगीत में श्रोत का वर्ण है। ठीक है, इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। जो अथर्ववेद है उसे किसने रचा था? अथर्वा ऋषि ने। ठीक है, इसमें कुल 731 मंत्र हैं अथर्ववेद में तथा लगभग 6000 पद है। ठीक है, 6000 क्या है? पद है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। तो जो अथर्ववेद है उसका संबंध किससे है? चिकित्सा से है, तंत्र मंत्र और वशीकरण से इसका संबंध है। ठीक है, इसके बाद में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पुराणों की संख्या है 18। उपनिषद की संख्या है 108। इनकी संख्या पूछी जाती है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। ये पूरे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, इन सबसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो पूछा जाता है सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरुओं के समीप बैठना। पुराणों की संख्या क्या है? इन सब की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, शाम का अर्थ क्या होता है? तो शाम का जो अर्थ है वो होता है गान। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है आर्यों के बारे में। तो जो आर्य भारत में आए थे उनके बारे में देखते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जैसा कि जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ठीक है, क्वेश्चन बनता है आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, जबकि हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें जो समाज का स्वरूप था मातृ सत्तात्मक था। लेकिन यहाँ पे कैसा है? समाज का स्वरूप पितृ सत्तात्मक है, क्योंकि ये ग्रामीण व्यवस्था है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था यहाँ पे भी। यहाँ पे बाल विवाह और पर्दा प्रथा यानी कि जो पर्दा प्रथा होती है वो इस तरीके का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण का अधिकार था इस टाइम पे। स्त्रियाँ भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। गायों को अन्य धान्य बोलते थे, यानी कि ना मारे जाने पशु की इनको श्रेणी में रखा जाता है कि जो गाय होती है उनको मारना नहीं चाहिए, ये लोग भी विश्वास करते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और प्रिय देवता कौन थे? इंद्रदेव। ठीक है, आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। तो आर्यों ने क्या खोला था? लोहा खोला था। ठीक है, तो लोहा की सभ्यता की देन है, वेदी सभ्यता की। ठीक है, तो पूछा जाता है कि आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा है। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है और सबसे पवित्र नदी मानी गई है। तो क्वेश्चन बनता है किस नदी को सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है? तो ये माना गया है पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। तो जो ऋग्वेदिक काल था उसमें जो वर्ण थे वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे कि अगर जो जैसा व्यवसाय करेगा उसे उसी तरीके का माना जाएगा जाति के आधार पर। ठीक है,
ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो ये जो गंगा नदी है उसको 1 बार और यमुना नदी को 3 बार उल्लेखित किया गया है, किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। आगे है, इसमें सिंधु नदी का उल्लेख अधिक बार हुआ है। तो जो ऋग्वेद है उसमें सिंधु नदी का सबसे बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो गंगा नदी का 1 बार हुआ है, यमुना नदी का 3 बार हुआ है, और जो सिंधु नदी है उसका कई बार उल्लेख इसी में हुआ है, ठीक है। तो नदियों को पहले क्या बोलते थे? तो ऋग्वेदिक काल में जो नदियाँ थी उनको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। और आज के टाइम पर उनको किस नाम से हम जानते हैं? तो जो ऋग्वेदिक काल की नदियाँ थी वो इस तरफ लिखी हुई है, और आज जिस नदी को जिस नाम से जाना जाता है उसके नाम ये है, ठीक है। तो उसके टाइम पे जो सतुद्री जो नदी थी उसको आज के टाइम पे हम सतलुज नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतलुज नदी। जो अस्किनी नदी थी ऋग्वेदिक काल में उसको आज के टाइम पे चिनाब नदी बोलते हैं, चिनाब, ठीक है। जो बिपाशा नदी थी उसको हम ब्यास नदी बोलते हैं। कौन सी नदी? ब्यास नदी। कुंभा नदी को आज के टाइम पे काबुल बोला जाता है, काबुल। सदा नारी जो सदी नीरा जो नदी थी उसको गंडक बोलते हैं। सुवस्त्रु जो नदी थी उसको स्वात बोलते हैं आज के टाइम पे, स्वात। पुरुषनी नदी को आज हम रावी नदी बोलते हैं। जो मैंने चिन्ह लगाए हैं वो कुछ खास खास है जो बार बार पूछा गया है, ठीक है। रावी नदी के बारे में पूछा गया है। वितस्ता जो है उसको झेलम बोलते हैं आज हम। गोमती को गोमन बोलते हैं। दृश्यदती को घग्घर नदी बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान में है। क्रमु नदी को कुर्रम बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ नदियों के नाम है जो इनमें से कई बार किसी न किसी नदी के बारे में पूछ लिया गया है। तो ये कुछ खास खास नदियों के क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें से सतलुज नदी, काबुल नदी और ये रावी नदी, झेलम, इस तरीके से कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है, वेरी मोस्ट है। इनमें से अगर आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लिया तो इनमें से आपको एक न एक नदी ज़रूर देखने को मिल जाएगी एग्जाम्स में जिसके नाम पूछे गए हैं, ठीक है। आगे है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख तथ्य क्या थे? तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख तथ्य थे वो क्या थे? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। तो जैसे कि ऋग्वेदिक काल स्टार्ट हुआ था उसमें इंद्रदेव को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई थी देवताओं के रूप में, ठीक है, इंद्रदेव। लेकिन जैसा ही ऋग्वेदिक काल समाप्त हुआ उत्तर वैदिक काल आ जाता है। उत्तर वैदिक काल में ये प्रजापति स्थान ले लेते हैं। तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। ऋग्वेदिक काल में जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही समझा जाएगा, उसकी जाति उसी तरीके की हो जाएगी। अगर जो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर माना जाएगा, कुमार है तो कुमार, लकड़ी का काम करेगा तो उसको बड़ा ही बोला जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, जो जैसा काम करेगा उसे उसके परिवार वालों को उसी तरीके का आगे चल के माना जाएगा, यानी कि जन्म के आधार पर माना जाएगा, ठीक है, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उत्तर वैदिक काल में चार समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। 4 वर्ण कौन कौन से थे? पहला था ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ठीक है। इसके बाद में अनाज देखते हैं। तो उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में अनाजों को क्या क्या बोलते थे? तो धान को बोलते थे ब्रीही। ये पूछा गया है कि धान को क्या बोलते थे? तो ब्रीही बोलते थे। जो गो थी गो को यब बोलते थे, यब। उड़द को क्या बोलते थे? माड, माड बोलते थे। मूंग को बोलते थे गुधक, गुदक, ठीक है। गेहूँ को गोधूम, मसूर को मसूर, ठीक है। इस तरीके से इनके जो नाम है। इसका जो वर्ण है यजुर्वेद में मिलता है कि जो अनाज है उत्तर वैदिक काल में इनके क्या क्या नाम थे, ठीक है। इन सब के बारे में यजुर्वेद से हमें पता चलता है, ठीक है। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहे के लिए लोहा अयस्क एवं कृष्ण अयस्क का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो उत्तर वैदिक काल में जो हमें ग्रंथ मिले हैं उन ग्रंथों में पता चला है कि जो लोहा था लोहे के लिए ये लोहे अयस्क और कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि के संबंधित लोहा उपकरण प्राप्त हुए। तो अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले कृषि संबंधित लोहे के उपकरण मिले हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। प्रीवियस या रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल हमने अभी पढ़ा है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये इसका आंसर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना है? तो उत्तर वैदिक है जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें मैं ऋग्वेदिक काल आया था, इसी में उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इनमें से किस धातु का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल में जो लोग थे उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? तो जो वेद है उनकी 4 संख्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और ये सबसे प्राचीन वेद है, कौन सा? ऋग्वेद, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है।
तो कल की आगे की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम कल पढ़ेंगे आगे की इसकी जो भी क्वेश्चन है, ठीक है।